फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। शुश्रूषा संहिता के सेकंड पार्ट में सिर्फ मेन पॉइंट्स करेंगे हम, ठीक है। जो फैक्चुअल पॉइंट्स होते हैं जो एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ उन्हीं पे फोकस करेंगे और उन्हीं पे फोकस करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि शुश्रूषा संहिता में व्याधि के भेद कितने बताए हैं? 4। कौन कौन से? शारीर, मानस, आगंतुज व स्वाभाविक। नेक्स्ट पॉइंट है कि अष्टांग आयुर्वेद क्रम क्या है शुश्रूषा संहिता के अनुसार? सबसे पहले शल्य आता है, फिर शालाक्य आता है, फिर काय चिकित्सा आती है, फिर भूत विद्या आती है, फिर कौमार भृत्य, उसके बाद अगध रसायन, उसके बाद वाजीकरण। ठीक है, तो शल्य, शालाक्य, काय, भूत, कौमार भृत्य, अगध, रसायन और वाजीकरण, ये अष्टांग आयुर्वेद क्रम है शुश्रूषा संहिता के अनुसार। प्रमाण के भेद कितने हैं? 4 हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्त उपदेश व उपमान। लोक के भेद कितने हैं? 2 हैं। तो पहला भेद कौन सा लोक का? स्थावर व जंगम, और दूसरा क्या है? आग्नेय व सौम्य। नेक्स्ट पॉइंट है कि चतुर्विध भूतग्राम। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? चतुर्विध भूतग्राम कौन कौन से हैं? तो 4 हैं। देखो, चतुर्विध नाम से पता लगा 4 भूतग्राम है: जरायुज, अंडज, स्वेदज व उद्भिद। चतुर्विध वर्ग, नेक्स्ट पॉइंट है कि चतुर्विध वर्ग जो हैं वो कितने हैं? स्थावर, जंगम, पार्थिव व कालकृत। रोग के अधिष्ठान शुश्रूषा संहिता के अनुसार कितने हैं? 2 होते हैं: शरीर व मन। नेक्स्ट पॉइंट है कि वानस्पत्य को वृक्ष संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो शुश्रूषा संहिता में जो वनस्पति होते हैं उनको हम वृक्ष ही बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्राह्मण शेष 3 को, क्षत्रिय 2 को एवं वैश्य केवल 1 वर्ण को ही उपनयन करवा सकता है। ठीक है, तो उपनयन के बारे में बताया गया है कि ब्राह्मण जो है वो उस मतलब कि जो कास्ट बोलते हैं ना, 4 कास्ट की आती हैं हमारी, ठीक है, मेन कास्ट जो होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बताया गया है इसमें जो है शुश्रूषा संहिता में कि ब्राह्मण जो है वो बाकी 3 वर्गों को उपनयन करवा सकता है, क्षत्रिय उसके नीचे के 2 को उपनयन करवा सकता है, और वैश्य जो है उसके नीचे के केवल 1 को उपनयन करवा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिष्य के वस्त्र किस वर्ण के होने चाहिए? तो शिष्य के जो वस्त्र होते हैं वो क्षाय वर्ण के होने चाहिए, क्षाय वर्णी होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अध्यापन निषेध दिवस शुश्रूषा संहिता के अनुसार अध्यापन कब नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले अष्टमी को नहीं करें, चतुर्दशी को नहीं करें, पूर्णिमा और अमावस्या। ठीक है, तो पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और चतुर्दशी, इन 4 दिनों में अध्यापन जो है नहीं करना चाहिए, मतलब अध्यापन से छुट्टी लेनी चाहिए। शुश्रूषा संहिता में बोला कि इन 4 दिनों में छुट्टी लें, भी पढ़ाई मत करें, एंजॉय करें। नेक्स्ट पॉइंट है शांति कर्म। ठीक है, तो शांति कर्म जो है शुश्रूषा संहिता में शांति कर्म बहुत बार प्रयोग किया गया, तो इसका मतलब क्या है? तो शांति कर्म जो वो चिकित्सा का पर्याय है। चिकित्सा के रूप में जब भी हम शांति कर्म शुश्रूषा संहिता में यूज़ करेंगे उसका मतलब है चिकित्सा। नेक्स्ट पॉइंट है कि तस्कर संज्ञा किसके लिए कही गई है? तस्कर संज्ञा उस वैद्य के लिए कही गई है जिसमें क्रियात्मक एवं सैद्धांतिक ज्ञान का अभाव होता है। ठीक है, तो तस्कर वैद्य कौन है? जिसमें क्रिया करने का भी अभाव है और सैद्धांतिक बुक्स टेक्स्ट नॉलेज का भी अभाव है। नेक्स्ट पॉइंट है कि त्रिविध कर्म के हैं सुश्रुत में? पूर्व, प्रधान व पश्चात कर्म। नेक्स्ट है शस्त्र कर्म रोमों की अनुलोम दिशा में करना चाहिए। ठीक है, शस्त्र कर्म रोमों की कौन सी दिशा में करें? अनुलोम दिशा में। नेक्स्ट पॉइंट है वैद्यकृत व्रण के गुण कितने होते हैं? आयतश्च, विशालश्च, सुविभक्तो, निराश्रय। इसका रट्टा ही मानना पड़ेगा कि वैद्यकृत व्रण के गुण क्या होते हैं? आयतश्च, विशालश्च, सुविभक्तो, निराश्रय। आयतश्च, विशालश्च, सुविभक्तो, निराश्रय। आयतश्च, विशालश्च, सुविभक्तो, निराश्रय, ये क्या है? वैद्यकृत व्रण के गुण हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शल्य चिकित्सक के गुण कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो 6 शल्य चिकित्सक के 6 गुण होते हैं, उनमें वेपथू नहीं होता है। शल्य चिकित्सक के गुण 6 होते हैं और वेपथू रहित होते हैं वो 6 गुण। नेक्स्ट पॉइंट है कि तिर्यक छेदन योग्य स्थल कौन कौन से हैं? मतलब कि कौन कौन से स्थलों में तिर्यक छेदन करना चाहिए? तो वो हैं भ्रू, गंड, शंख, ललाट, अक्षिपुट, होठ यानी कि ओष्ठ, दंतवेष्ट, कक्षा, कुक्षी और वंक्षण। टोटल कितने हो गए? 10, यानी कि तिर्यक छेदन करने योग्य स्थल शुश्रुत जी के अनुसार 10 हैं। ठीक है, भ्रू, गंड, शंख, ललाट, अक्षिपुट, ओष्ठ, दंतवेष्ट, कक्षा, कुक्षी और वंक्षण।
नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रमंडल छेदन योग्य स्थल शुश्रुत जी के अनुसार दो हैं, हस्त और पाद। ठीक है, तो हाथों में और पैरों में ही चंद्रमंडल छेदन योग्य स्थल हैं, छेदन करना चाहिए। और अर्धचंद्राकृति छेदन स्थल कहाँ पे करना चाहिए शुश्रुत जी के अनुसार? तो दो स्थान हैं, गुदा और उपस्थ में। तो गुदा व उपस्थ में ही अर्धचंद्राकृति छेदन स्थल या छेदन करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिना भोजन करवाए शस्त्र कर्म करने योग्य रोगी कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले मूढ़ गर्भ, अश्मरी, उदर, अर्श और मुख रोग। ठीक है, तो बिना भोजन कराए शस्त्र कर्म करने योग्य कितने रोगी हैं? पाँच रोगी हैं। ठीक है, जिन रोगियों को हम बिना खाना खिलाए जिन रोगियों के ऊपर हम बिना खाना खिलाए शस्त्र कर्म कर सकते हैं, ऐसे रोगी सुश्रुत संहिता में 5 बताए गए हैं। मुख्यतः कौन कौन से हैं? मूढ़ गर्भ, अश्मरी, उदर रोग, अर्श व मुख रोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुवैद्य की उत्पत्ति में मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो जो कुवैद्य होते हैं उनकी उत्पत्ति में प्रमुख कारण क्या है? वो है नृपदोष। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्रण की पट्टी खोलने का तरीका। ठीक है, या कब कब खोलें? तो सबसे पहले जो हेमंत ऋतु होती है, शिशिर ऋतु होती है और वसंत ऋतु, ये 3 ऋतुओं में 3 दिन में जो है जो घाव या व्रण है उसकी पट्टी खोलनी चाहिए। शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में 2-2 दिन के में व्रण की पट्टी खोल लें। ठीक है, तो 2 दिन और 3 दिन ये व्रण की पट्टी खोलने के सिर्फ 2 दिन और 3 दिन, सिर्फ ये 2 ही बताए गए हैं दिन जो है। ठीक है, उनमें भी ऋतुओं के अनुसार शरद, ग्रीष्म, वर्षा में 2-2 दिन में पट्टी खोल लें और हेमंत, शिशिर और वसंत में 3-3 दिन में पट्टी खोल लें। नेक्स्ट पॉइंट है कि तीव्र वेदना शामक द्रव्य कौन सा है? ठीक है, तो मधुयष्टि सिद्ध घृत जो होता है वो तीव्र वेदना शामक घृत है। ठीक है, तीव्र वेदना शामक द्रव्य है मधुयष्टि सिद्ध घृत। नेक्स्ट पॉइंट है कि रजो धूमाकुला दिशा। ठीक है, तो किस में होती है ये? किस ऋतु में होती है? ये होती है हेमंत ऋतु में। हेमंत ऋतु में कौन सी दिशा होती है? रजो धूमाकुला दिशा। और वात वृष्ट्याकुला दिशा जो है वो कौन सी ऋतु में होती है? शिशिर ऋतु में। ठीक है, तो शिशिर ऋतु में वात वृष्ट्याकुला दिशा जो होती है वो शिशिर ऋतु में होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि विभिन्न ऋतुओं में पुष्पित वृक्ष। ठीक है, तो ऋतुओं के अनुसार जो है कौन कौन से जो मेन वृक्ष हैं वो उनमें फूल लगते हैं, पुष्प आते हैं। तो हेमंत ऋतु में ठीक है लोद्र, प्रियंगु और पुन्नाग, ये 3 में पुष्प आते हैं। वसंत ऋतु में पलाश, कमल, बकुल, आम्र व अशोक में पुष्प आते हैं। और प्रावृट ऋतु में कदम्ब, नीप, कुटज, सर्ज व केतकी में पुष्प आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि वात का संशोधन एवं शोष दोषों के संशोधन का निर्देश है। ठीक है, तो वात का जो संशमन है एवं शेष दोषों के संशोधन का निर्देश है। ठीक है, तो सुश्रुत संहिता में वात के संशमन का निर्देश है और बाकी जो दोष बचे उनके संशोधन का निर्देश है। यानी कि वात का संशमन करें और पित्त का जो बाकी दोष रह गए उनका संशोधन कराएं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रमुख यंत्र व उनके कर्म। ठीक है, तो यंत्र जो होते हैं मेन यंत्रों के प्रमुख मतलब कि मेन यंत्र बताए जा रहे हैं यहाँ पे और उनके कर्म क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है स्वस्तिक यंत्र। स्वस्तिक का यंत्र का मुख्य कर्म क्या है? अस्थि विदष्ट शल्योधरणार्थ। ठीक है, अस्थि विदष्ट शल्योधरणार्थ किसका कर्म है? स्वस्तिक यंत्र का। संदंश यंत्र का मेन कर्म क्या है? मुख्य कर्म क्या है? त्वचा, मांस, सिरा व स्नायुगत शल्य निर्हरणार्थ। ठीक है, तो त्वचा, मांस, सिरा और स्नायु में से शल्य को निकालने का काम कौन सा यंत्र करता है? वो करता है संदंश यंत्र। ताल यंत्र का मुख्य काम क्या है? कि कर्ण, कान यानी कि नाक, नासा व नाड़ीगत शल्य से निर्हरणार्थ। ठीक है, तो कानों से, नाक से और नाड़ी से शल्य निकालने का काम कौन करता है? ताल यंत्र करता है। ठीक है, नाड़ी यंत्र का काम क्या है? स्रोतोगत शल्योदरणार्थ, रोग दर्शनार्थ व आचूषणार्थ। ठीक है, तो नाड़ी का हमें जो ये मतलब याद होना चाहिए कि नाड़ी यंत्र जो है वो स्रोतों में गत शल्यों को निकालता है, रोगों को देखने क्या है वो आचूषणार्थ। नाड़ी यंत्र जो आचूषण करने में भी काम आता है। ठीक है, तो क्या श्लोक है? श्रोतोगत शल्योदरणार्थ, रोग दर्शनार्थ व आचूषणार्थ। ठीक है, रोग देखने के लिए, आचूषण करने के लिए और स्रोतों में गए हुए शल्यों को निकालने के लिए ठीक है नाड़ी यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि निरुद्ध प्रकाश यंत्र, सन्निरुद्ध गुद, अलाबु व श्रृंग यंत्र नाड़ी यंत्र की श्रेणी में माने गए हैं। ठीक है, तो नाड़ी यंत्र की श्रेणी में कौन कौन से यंत्र माने गए हैं? निरुद्ध प्रकाश यंत्र, सन्निरुद्ध गुद यंत्र, अलाबु यंत्र व श्रृंग यंत्र। ये जो है चार जो हैं, ये चार नाड़ी यंत्र की श्रेणी में माने गए हैं। नाड़ी यंत्र की श्रेणी में चार यंत्र माने गए हैं: निरुद्ध प्रकाश यंत्र, सन्निरुद्ध गुद यंत्र, अलाबु यंत्र व श्रृंग यंत्र। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो सिंह मुख यंत्र होता है वो किस लिए उपयोग होता है? तो हमें दृश्य शल्य निर्हरणार्थ। ठीक है, तो सिंह मुख यंत्र का जो हमें शल्य दिख रहा है, उसको निकालने के लिए सिंह मुख यंत्र का प्रयोग करते हैं। और कंक मुख यंत्र का प्रयोग कहाँ करते हैं? गूढ़ शल्य, जो बहुत ही गहरा शल्य है, उसके निर्हरण करने के लिए, उसके निर्हरणार्थ गूढ़ शल्य निर्हरणार्थ कंक मुख यंत्र और दृश्य शल्य निर्हरणार्थ सिंह मुख यंत्र। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि अर्शो यंत्र का प्रमाण। ठीक है, तो अर्शो यंत्र का प्रमाण बताया गया कि पुरुष में और स्त्री में। तो पुरुष हेतु में अर्शो यंत्र का प्रमाण कितना होता है? 4 अंगुल लंबा व 5 अंगुल मोटा। ठीक है, तो पुरुष में 4 अंगुल लंबा व 5 अंगुल मोटा होता है अर्शो यंत्र का प्रमाण पुरुष में, और स्त्री में हथेली के बराबर लंबा व 6 अंगुल मोटा। स्त्री में 6 अंगुल मोटा होता है और हथेली के बराबर लंबा होता है स्त्री में अर्शो यंत्र का प्रमाण। नेक्स्ट पॉइंट है कि पायना के कितने भेद होते हैं? पायना के 3 भेद हैं। पायना के 3 भेद बताए हैं सुश्रुत संहिता में: जल पायना, तैल पायना और क्षार पायना। जल पायना, तैल पायना और क्षार पायना 3 पायना के भेद हैं। तो जल पायना में मांस में छेदन, भेदन व पाटन कर्मार्थ। तैल पायना में सीरा स्नायु छेदनार्थ। और क्षार पायना में शर शल्य व अस्थि छेदनार्थ। ठीक है, तो जल पायना का प्रयोग कहाँ करेंगे? मांस में छेदन, भेदन व पाटन कर्म के लिए। तैल पायना का सीरा स्नायु में छेदनार्थ के लिए, छेदन करने के लिए। और क्षार पायना का शर शल्य व अस्थि में छेदन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि निशातनी का वर्ण। ठीक है, माश या उड़द के समान वर्ण के समान होता है। निशातनी का वर्ण जो है वो माश और उड़द के वर्ण के समान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि धारा संस्थापन शालमली फलक पर करते हैं। ठीक है, धारा संस्थापन जो है वो शालमली फलक जो होता है उस पर करते हैं। ठीक है, तो शालमली फलक पे कौन सा संस्थापन करते हैं? धारा संस्थापन। नेक्स्ट पॉइंट है कि त्वक सारादि चतुर्वर्ग हैं। ठीक है, त्वक सारादि चतुर्वर्ग कौन कौन से हैं? वंश, स्फटिक, कांच व कुरुविंद। ठीक है, तो वंश, स्फटिक, कांच और कुरुविंद जो हैं वो त्वक सारादि चतुर्वर्ग हैं। अब नेक्स्ट हम जो इम्पोर्टेंट योग्यान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो छेदन जो कर्म होता है, ठीक है, छेदन में उत्कर्तन और परिकर्तन आते हैं। तो उनका प्रयोग कहाँ करेंगे? प्रायोगिक द्रव्य क्या उनके? तो छेदन जो है वो अलाबु, त्रपुस व एरवारु पर करें। भेदन जो है कहाँ पे करें? बस्ती और प्रसेवक पर। बस्ती और प्रसेवक पर भेदन। वस्ती प्रसेवक भेदन, वस्ती प्रसेवक भेदन। ठीक है, नेक्स्ट है कि लेखन कहाँ करें? रोम वाले चरम पर। रोम वाले चरम पर लेखन करें। रोम वाले चरम पर लेखन करें। नेक्स्ट है वेधन जो है वो कमल नाल व मृत पशु की सिरा पर करें। कमल नाल और मृत पशु की शिरा पर वेदन कर्म करें। ठीक है, तो वेदन कर्म जो है हमें कमल नाल पे करें और मृत पशु की सिरा पर करें। ऐषण कर्म कहाँ करें? धुन लगी लकड़ी पर, कमल नाल व तुम्बी मुख पर। ठीक है, तो धुन लगी लकड़ी पर, कमल नाल और तुम्बी मुख पर ऐषण कर्म करें। आहरण कर्म किस में करें? पनस, बिंबी, बिल्व फल व पशु दांतों पर। ठीक है, तो पनस, बिंबी, बिल्व फल व पशु दांतों पर आहरण कर्म करें। बंधन जो है वो पुतले पर करें, पुतले पर बंधन करें। क्षार व अग्निकर्म जो है वो मुलायम मांस खंडों पर करें। मुलायम मांस खंडों पर क्षार और अग्निकर्म करना चाहिए। कर्ण संधि बंधन कमल नाल, मांस खंड व मांसपेशी पर। ठीक है, तो कर्ण संधि बंधन जो है वो कमल नाल पे करें, मांस खंड पे करें और मांसपेशी पर करें। ठीक है, तो कमल नाल, मांस खंड और मांसपेशी पर क्या क्या करें? कर्ण संधि बंधन। ठीक है, और नेत्र प्रवेश किसमें करें? घट के पार्श्व छिद्र में। घट के पार्श्व छिद्र में नेत्र प्रवेश करें। घट के पार्श्व छिद्र में नेत्र प्रवेश करें। ठीक है, तो कमल नाल पर
देखो कमलनाल जो पर वेदन, ऐशन और कर्ण संधिबंधन तीनों कर्म करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा ना ऊपर कि कमलनाल जो 3 जगह रिपीट हुआ है। ठीक है, सबसे कॉमन जो है कमलनाल आया। कमलनाल पर वेदन भी करते हैं, ऐशन भी करते हैं और कर्ण संधिबंधन, ये तीनों कर्म करते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, षड्विध परीक्षा। ठीक है, तो षड्विध परीक्षा में क्या बोलते हैं, श्रोता भी प्रश्नेन च। षड्विध परीक्षा में श्रोता भी प्रश्नेन च, श्रोता भी प्रश्नेन च षड्विध परीक्षा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि संवत्सर पुरानी व्याधियां असाध्य मानी जाती हैं। ठीक है, सुश्रुत संहिता में संवत्सर पुरानी व्याधियां असाध्य मानी गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संवत्सर पुरानी व्याधियां असाध्य मानी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्षार छेदन, भेदन व लेखन तीनों कर्म करता है। क्षार जो 3 कर्म करता है, कौन कौन से, छेदन भी करता है, भेदन भी करता है और लेखन भी करता है। क्षार 3 कर्म करता है, छेदन, भेदन और लेखन। नेक्स्ट पॉइंट है कि त्रिदोष घन व अतिसेवन से नपुंसकता उत्पादक क्षार है समव्यूहिम। ठीक है, तो समव्यूहिम क्या है, त्रिदोष घन व अतिसेवन से नपुंसकता उत्पादन क्षार। समव्यूहिम क्षार जो है वो त्रिदोष घन व अतिसेवन से नपुंसकता उत्पादन क्षार है। क्षार के भेद 2 हैं। ठीक है, प्रतिसारणीय व पानीय। ठीक है, क्षार के कितने भेद हैं, 2 हैं, प्रतिसारणीय और पानीय। प्रतिसारणीय पानीय क्षार के 2 भेद हैं। ठीक है, उसमें भी प्रतिसार के 3 भेद होते हैं, प्रतिसारणीय के 3 भेद होते हैं, मृदु, मध्य और तीक्ष्ण। मृदु, मध्य और तीक्ष्ण। प्रतिसारणीय भेद के 3 आगे पार्ट्स होते हैं और मृदु, मध्य और तीक्ष्ण। तीक्ष्ण को हम पाक्य भी बोलते हैं, तीक्ष्ण को पाक्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे, मृदु प्रतिसारणीय भेद। ठीक है, प्रतिसारणीय के भेद कितने हैं, कौन से हैं, मृदु, मध्य और तीक्ष्ण। तो मृदु प्रतिसारणीय, मध्य प्रतिसारणीय और तीक्ष्ण प्रतिसारणीय, तीक्ष्ण और या फिर पाक्य प्रतिसारणीय। ठीक है, तो क्षार के भेद 2 होते हैं, प्रतिसारणीय व पानीय। अब क्षार प्रयोग, क्षार प्रयोग के बारे में जानेंगे कि प्रतिसारणीय क्षार जो है वो कहाँ पे दें, किलास में, कुष्ठ में, तिलकालक में, नयच्छ में, व्यंग में, विष व मुख रोगों में। ठीक है, तो प्रतिसारणीय क्षार कहाँ पे देना चाहिए, किलास में, कुष्ठ में, तिलकालक में, नयच्छ में, व्यंग में, विष में व मुख रोगों में। पानीय क्षार कहाँ पे दें, गुल्म में, उदर में, शर्करा में, विष में, अश्मरी में व आभ्यंतर विदृधि में दें। ठीक है, तो पानीय क्षार कहाँ पे दें, गुल्म, उदर, शर्करा, विष, अश्मरी और आभ्यंतर विदृधि में। ठीक है, तो पानीय क्षार हमें कहाँ नहीं देना चाहिए, पानीय क्षार जो कहाँ पे निषिद्ध है। ठीक है, तो 3 मुख्यतः 3 रोगों में या तीन जगह पर पानीय क्षार जो निषिद्ध है, कौन कौन सी, रक्तपित्त, ज्वरित व तिमिर में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि विष एवं अर्श में पानीय और एवं प्रतिसारणीय दोनों क्षार का प्रयोग निर्दिष्ट है। ठीक है, विष में भी और अर्श में भी, इन दोनों में पानीय, प्रतिसारणीय, ये दोनों क्षार जो होते हैं इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्षार निर्माणार्थ। ठीक है, क्षार बनाने के लिए वृक्ष से, मध्यम आयु का और ऋतु से, ऋतु कौन सी है, शरद ऋतु, अग्नि प्रज्वलन, तिलनाल से और मध्य क्षार निर्माणार्थ कट शर्करा, भस्म शर्करा व शंख नाभिका प्रतिवाप और तीक्ष्ण क्षार निर्माणार्थ दंती, चित्रक व लांगली का प्रतिवाप। ठीक है, इनका प्रयोग करें। तीक्ष्ण क्षार का लक्षण क्या होता है, क्षार पाचन से 100 गिनती तक एरंड नाल जल जाए तो वो तीक्ष्ण क्षार का लक्षण है। तीक्ष्ण क्षार का लक्षण क्या होता है, क्षार पाचन से 100 गिनती तक एरंड नाल जल जाए। और अगर अति तीक्ष्ण क्षार है उसका लक्षण क्या होता है, बहुत, तो क्षार पाचन से 100 तक की गिनती से पूर्व ही एरंड नाल जल जाए। ठीक है, तो अगर हम 100 तक गिनती करते हैं उससे पहले ही अगर एरंड नाल जल जाए तो वो अति तीक्ष्ण क्षार है। और मृदु क्षार का लक्षण क्या है कि क्षार पातन पर 100 तक की गिनती के बाद एरंड नाल जले। ठीक है, तो 100 तक गिनती कर रहे हैं उसके बाद ही एरंड नाल जले। ठीक है, ये मृदु क्षार के पातन का, मृदु क्षार का लक्षण है। अब क्षार पातन से पूर्व दोषानुसार कृत कर्म वात दुष्टि में, पित्त दुष्टि में और कफ दुष्टि में करने चाहिए। ठीक है, तो क्षार पातन से पूर्व, ठीक है, क्षार पातन करने से पहले हमें दोषों के अनुसार क्या क्या कर्म करने चाहिए। ठीक है, तो वात दुष्टि में हमें लेखन कर्म करें दोषों के अनुसार। ठीक है, दोषों के अनुसार बोला हुआ है, तो वात दुष्टि में लेखन कर्म करें, पित्त दुष्टि में घर्षण कर्म करें और कफ दुष्टि में प्रच्छान करें। ठीक है, तो क्षार पातन से पहले
दोषों के अनुसार हमें वात की दृष्टि में लेखन कर्म करना चाहिए, पित्त की दृष्टि में घर्षण कर्म करना चाहिए और कफ की दृष्टि में प्रच्छान कर्म करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्षार पातन के पश्चात 100 मात्रा काल तक प्रतीक्षा करें। ठीक है, क्षार पातन के पश्चात जो हमें कितनी मात्रा काल तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, तो क्षार पातन के पश्चात हमें 100 मात्रा काल तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्षार में रस, ठीक है, क्षार में रस कौन कौन से होते हैं? कटु रस प्रधान, लवण अप्रधान व अम्ल रहित। ठीक है, तो चरक, सुश्रुत और भागवत ने बोला हुआ है कि क्षार में कटु रस जो प्रधान होता है, लवण जो वो अप्रधान होता है या फिर अम्ल रहित होता है, जबकि डलहन जी क्या बोलते हैं कि लवण रस प्रधान होता है जबकि कटु जो होता है वो अप्रधान होता है। ठीक है, तो क्षार में रस जो है सुश्रुत जी ने जो बोला है वही चरक जी ने बोला है और वही भागवत जी ने बोला है। ठीक है, तो चरक, सुश्रुत और भागवत का क्षार में रस सेम है। क्या है? क्षार में कटु रस प्रधानता होती है, लवण रस जो होता है वो अप्रधान होता है या और अम्ल रहित होता है, जबकि डलहन जी बोलते हैं कि क्षार में रस जो है वो लवण रस प्रधान होता है और वो कटु जो है वो अप्रधान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्षार पातन का निषेध। ठीक है, तो क्षार पातन का निषेध कहाँ पे करना चाहिए? उदर रोग में, रक्तपित्त में, रजस्वला में, गर्भिणी में, प्रमेही व फलयोनि में। ठीक है, तो क्षार पातन का निषेध कहाँ कहाँ पे है? उदर रोग, रक्तपित्त, रजस्वला, गर्भिणी, प्रमेही और फलयोनि में। यानी कि क्षार पातन का निषेध 6 अवस्थाओं में या 6 रोगों में है। ठीक है, तो क्षार पातन का निषेध 6 जगह पे है। तो 6 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? उदर रोग, रक्तपित्त, रजस्वला, गर्भिणी, प्रमेही व फलयोनि में। कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पे क्षार का पातन जो निषिद्ध है? ठीक है, तो सेवनी में, शीशन में, नाभि में, नाखून में, धमनी में, गला में और वर्तम के अतिरिक्त नेत्र के समस्त भाग में। ठीक है, वर्तम के अतिरिक्त नेत्र के समस्त भाग में क्षार का पातन निषिद्ध है। ठीक है, तो क्षार का पातन जो वो 7 जगह सुश्रुत जी में निषिद्ध पाया गया है। ठीक है, मुख्यतः 7 स्थानों में सुश्रुत में जो क्षार पातन जो निषिद्ध है। क्षार पातन कहाँ कहाँ पे? सेवनी में। क्षार पातन कहाँ नहीं करें? क्षार पातन हमें कहाँ नहीं करना चाहिए शरीर में? तो क्षार पातन हमें सेवनी में नहीं करना चाहिए, शिशन में नहीं करना चाहिए, नाभि में, नाखून में, धमनी में, गला व वर्तम के अतिरिक्त नेत्र के समस्त भाग में नहीं करना चाहिए। ठीक है, वर्तम के अतिरिक्त नेत्र के समस्त, मतलब कि वर्तम में कर सकते हैं लेकिन वर्तम के अतिरिक्त, वर्तम के अलावा बाकी जो नेत्र के भाग है वहाँ पे नहीं कर सकते भाई, ये बोलने का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्षार को विष, अग्नि, शस्त्र, अश्नि, मृत्यु कल्प बताया गया है। ठीक है, तो क्षार को क्या बताया गया है? विष, अग्नि, शस्त्र, अश्नि, मृत्यु कल्प। क्षार को विष, अग्नि, शस्त्र, अश्नि, मृत्यु कल्प बताया गया है। ठीक है, तो पार्ट 2 फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद हम सुश्रुत का पार्ट नंबर 3 करेंगे ऑडियो में ही। ठीक है, छोटे छोटे लेक्चर्स बनाने का ये मोटिव है कि इंसान 20, 22, 25 मिनट बैठ भी सके, पढ़ भी सके, अब्जॉर्ब भी कर सके और रिपीट करके सुन भी सके। 1.25, 1.5x स्पीड का ऑप्शन होता है यूट्यूब पे। अगर स्लो लग रहा है, पहली बार अगर आपको लग रहा है कि अगर आप वहाँ पे स्लो करने का ऑप्शन भी होता है तो आप स्पीड को चेंज कर सकते हैं और उसके हिसाब से चैप्टर को जो मैंने सुनाया हुआ है, सुश्रुत के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप सुन सकते हैं। आंखें बंद करके सुनिए, सब कुछ छोड़ के सिर्फ ध्यान दीजिए। और सिर्फ ऑडियो बनाने का मेरा सिर्फ मेन मोटिव ये है कि हमारा ध्यान नहीं भटके। आंखें बंद करके ऑडियो लगा दिया, ठीक है। साथ में अगर आपके कंप्यूटर है वो तो ये सोच रहा होगा यार सो रहा है, गाने सुन रहा है, लेकिन आप जो है नहीं सो रहे हो, आप नहीं सुन रहे, आप सिर्फ ऑडियो सुन रहे हो, ठीक है। तो इसको सुनो, जब 1-2 बार कंफर्टेबल हो जाओ तो स्पीड इंक्रीज़ करके भी सुन सकते हो टाइम बचाने के लिए, ठीक है। डबल स्पीड पे सुनोगे तो 20 मिनट का लेक्चर जो 22 मिनट का लेक्चर जो 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, सेकंड पार्ट अब इसके बाद थर्ड पार्ट करेंगे। थैंक यू।